होगा। अच्छा सर, ब्रॉड शीट की तरफ चलते हैं। ये ब्रॉड शीट है क्या? इसमें कुछ बताएंगे क्या मामलात हैं? जब ये मुआहदे बार बार किए गए तो इसमें क्या कोताहियां हुई, और अभी ये सारा है क्या? बिफोर इससे कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, कुछ बताएंगे सुनने वालों को, ये है क्या ब्रॉड शीट? ये मेरा ख्याल है जी कि एक केस स्टडी है, और ये शो करती है कि जब हमारे मुल्क में जमहूरियत को डिरेल किया जाता है तो क्या क्या तमाशे लगते हैं। ये 2000 में, जब आपको पता ही है, पाकिस्तान में 1999 में मार्शल लगा, फिर नैब अकाउंट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब को बनाया गया, तो ये इन्होंने एक एक एग्रीमेंट किया अक्टूबर 2003 में। एग्रीमेंट जो था वो एसेट रिकवरी एग्रीमेंट था, ब्रॉड शीट जो है वो उसके साथ। अब वो जो एग्रीमेंट है वो इतना, यानी मैं कहूंगा कि उसमें फ्लॉज हैं कि अनबिलीवेबल किस्म का एग्रीमेंट है। उसमें यानी कोई टर्मिनेशन की क्लॉज ही नहीं है। दुनिया के जितने मुआहदे होते हैं उसमें टर्मिनेशन क्लॉज होती है कि किन टर्म्स में अगर आप खत्म करना चाहें। अच्छा, एग्रीमेंट था क्या कि जी जो नैब भी रिकवरी करेगी, यानी वो उनकी मदद से या उनकी मदद के बगैर आप जो कुछ भी रिकवर करेंगे, आप 20% जो है वो ब्रॉडशीट उस कंपनी को देंगे। और वो कंपनी जो थी वो बेसिकली 2000 में उसको एंगेज किया गया, और उस 2000 में जो एंगेज किया गया उसमें वर्चुअली मैं कहूंगा कि बिल्कुल आंखें बंद करके एक एग्रीमेंट साइन किया गया। वो कंपनी सिर्फ 1 महीना पुरानी थी उस वक्त, यानी एक पेपर कंपनी जिसे कहते हैं वो बनाई गई आइल ऑफ मैन में। और फिर अपना इन्होंने गालबन रियलाइज किया, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि उसमें कोई टर्मिनेशन क्लॉज कुछ नहीं थी, और ये अजीब किस्म का अरेंजमेंट था। ऐसे लगता था कि कोई पता नहीं उसमें वो कट का मसला हो कि जी जो भी जी। रिकवर होगा नैब करेगा, वो उसको 20% उस कंपनी को मिला करेगा, चाहे ये कंपनी का उसमें कोई हिस्सा हो ना हो। कोई उसके पास कोई इतना इन्वेस्टिगेटिव बैकग्राउंड नहीं थी, वो दुनिया की क्रॉल जैसी कंपनीज में नहीं थी, दुनिया की कोई नॉन फोरेंसिक ऑडिट या फोरेंसिक एग्जामिनर्स की कंपनी नहीं थी। वो एक जेम्स जेरी बंदा था अपना उसमें इन्वॉल्व था। तो ये जो इन्होंने एग्रीमेंट किया उसमें कमर्शियल कवानीन में ये है कि अगर वो अनफंक्शनल हो या फंक्शनेबल ना हो तो वैसे भी एग्रीमेंट आप टर्मिनेट होते हैं दुनिया में, क्योंकि वो एक नॉर्मल ही नहीं था, अजीब किस्म का एग्रीमेंट था। लेकिन डिक्टेटर लगा हुआ था मियां नवाज शरीफ के पीछे, और डिक्टेटर ने अपने उसी चक्कर में अपनी एक उनके जो थे उस वक्त नैब के चेयरमैन, उन्होंने आंखें बंद करके वो एग्रीमेंट साइन कर लिया। और फिर नीचे 2 साल के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि एग्रीमेंट का हमें को फायदा, उसको खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब एग्रीमेंट टर्मिनेट किया तो टर्मिनेशन क्लॉज ही कोई नहीं थी। हालांकि जब टर्मिनेट किया था तो फिर उसको यानी बड़ा फुल प्रूफ टर्मिनेशन होनी चाहिए थी। यानी जब टर्मिनेट करते तो उसको लीगली यानी सिक्का बंद टर्मिनेशन होती कि वो उसमें फिर कोई आपको कोई आके तंग ना कर सकता, या आपसे कोई कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फ्यूचर में वो लिटिगेशन ना कर सकता। इन्होंने और जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, जब कोई एग्रीमेंट कमर्शियल एग्रीमेंट इस तरह का अगर अनफंक्शनल हो जाए यानी फंक्शनेबल ना हो, तो जी। उसमें जो ड्राफ्टर होता है, दोनों पार्टी ने, एक ने ड्राफ्ट किया होगा, जाहिर है दूसरी ने साइन तो किया, तो ड्राफ्टर ब्रॉड शीट थी। तो आप वो अगर इस किस्म के नॉन फंक्शनेबल एग्रीमेंट्स में जो कमर्शियल लॉ हमने वेस्ट में पढ़ा है, वो ये है कि फिर वो ड्राफ्टर के खिलाफ आप जाते हैं कि आपने ऐसी चीजें लिख दी हैं, हमसे करवा ली जो कि फंक्शनेबल ही नहीं है। तो इन्होंने वो भी परवाह नहीं की, और फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा फोपा किया। वो इन्होंने 2008 में इन्होंने सेटलमेंट एग्रीमेंट किया। वो जो मेन बंदा था वो, उसने, वो जेम्स जेरी था उसका नाम, अब तो वो खुद कर चुका है, उसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, सेटलमेंट की अपनी तरफ से। और इतनी लापरवाही देखें कि इतनी लापरवाही थी उस डिक्टेटरशिप के दौर में
कि उसमें ये भी चेक नहीं किया कि हम सही लोगों से डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बंदा तो वही था, लेकिन उसने कंपनी जो थी वो एक और कंपनी भी थी कोलोराडो में। तो इन्होंने वो तय कर लिया कि हम आपको डैमेजेस दे देते हैं और बस अब मुकमका खत्म, सेटलमेंट एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। $1.5 मिलियन भेज भी दिया। फिर एक जो एसेट रिकवरी एग्रीमेंट थी, ये कुछ मुल्कों की थी, यूके या मिडल ईस्ट या अमेरिका, कुछ एक और थी इंटरनेशनल रिकवरी एग्रीमेंट भी इन्होंने किया हुआ था। उसके तहत भी $2.25 मिलियन इन्होंने दे दिए। $1.5 मिलियन एक दे दिया, $2.25 मिलियन गहरा दे दिए। यानी आप अंदाजा करें कि $4 मिलियन इस गरीब मुल्क के दे दिए और सेटलमेंट कर ली और रिलैक्स होके बैठ गए। और की किससे, जो कि लीगली कर ही नहीं सकता था। यानी इंडिविजुअल तो मैटर नहीं करता, नहीं सही कंपनी से करता। तो वो भी इन्होंने उस वक्त यानी बहुत बड़ी एक गलती की। और उसमें मैं समझता हूं कि 2012 में वो ब्रॉडशीट जो है वो फिर चली गई प्रोसीडिंग, यानी यहाँ है चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कि जी ये हमारा एग्रीमेंट इन्होंने सबमिट कर दिया वन साइडेड 2012 में। अगर टाइम का अंदाजा लगाएं, और कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है असल वाली। और ये वो उन्होंने वो किया, तो उन्होंने एक आर्बिट्रेटर सर एंथनी एवंस, उनको आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया। फिर 2016 में उस आर्बिट्रेटर ने, सर एंथनी एवंस ने, एक पार्शियल अवार्ड दिया। और फिर वो 2018 में जाके तो वो पार्शियल अवार्ड जो है उसको क्वांटिफाई किया गया। अब उसमें ब्रॉडशीट क्या मांग रही थी, $570 मिलियन, और अवार्ड जो दिया है वो $21.7 मिलियन का है। लेकिन ये बात देखने वाली ये है कि क्या चेंज क्या हुआ, कि वो जो चले फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से हुआ, लेकिन उस वक्त उसकी वैल्यू 4-5 मिलियन गिनी जा रही थी। ये क्या हुआ कि एकदम से वो $570 मिलियन पे चले गए। ब्रॉडशीट ने क्लेम डाल दिया आर्बिट्रेटर के सामने। वो उससे मेन वजह है कि इस दौरान जो तमाशा पाकिस्तान में लगा पनामा लीक का, उसमें जो जेडी झूठी जो फ्लिमजी और फार्स रिपोर्ट थी, जिसमें अपना मियां नवाज शरीफ के जो और उनकी फैमिली के जो असासे आसमान पे दिखाए गए थे, वो तमाम असासे इस ब्रॉडशीट कंपनी ने वो यानी कहा कि जी ये तमाम जो है ये हमारी रिकवरी है, और नैब इसको, हालांकि रिकवर कुछ नहीं हुआ। यानी अंदाजा लगाएं कि रिकवर कुछ नहीं हुआ और ना रिकवरेबल है, वो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उनकी बेवकूफी में अंदाजा लगाएं कि वो उन्होंने उस पर किया। फिर नैब आई यहाँ, हुकूमत पाकिस्तान आई, और इन्होंने कहा जी कि वो तो 90 से 98% तो वो है ही नहीं चीजें, और बस आप उसको मैक्सिमम $20-25 मिलियन समझ लें। तो उसको फाइनली जो इस कैलकुलेशन के हवाले से जो एक रकम जो आर्बिट्रेटर था सर एंथनी एवंस, जो अवार्ड आया, उसने फिर उसको $100 मिलियन -5% डिस्काउंट करके फ्यूचर का तो 95 मिलियन पे उसको उसने वैल्यू किया। यानी हमारी अपना किया धरा है हम। अब आप ये देखें कि इन्होंने बिल्कुल, इस हुकूमत ने 2.5 साल में कोई एफर्ट नहीं की। नैब की सबसे ज्यादा इसमें यानी कह ले कि जिम्मेदारी बनती है। रियासत इन्होंने बदनाम किया है। रियासत दुनिया में जो हाल हो गया कि हर एक का एक वो यानी खुल गया है रास्ता कि जो चाहे पाकिस्तान को। आप अभी आपने कहा कि जी यूनाइटेड नेशन में आज उन्होंने कह दिया जी कि उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार इमरान नियाजी हुकूमत का मिनिस्टर है, जिसने बयान दिया कि जी पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस गलत हैं और वो जाली हैं। उसके बाद एयरलाइन को अपना ग्राउंड हुआ। उसके बाद आपने देखा कि 3 महीने मजीद 6 महीने के बाद यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया। चाइना में ये गुजर नहीं, उन्होंने बैन लगा दिया। जो हमारा बेहतरीन दोस्त ईरान था, उन्होंने एयर स्पेस पीए के लिए बंद कर दी। ये बड़ी बदकिस्मती की बातें हैं जी। और ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि इन्होंने देखें, हुकूमत ने इसको और नैब ने डिफेंड नहीं किया क्योंकि वो उनकी अपनी सुबकी थी। वो साबित होता था कि मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जेटी का तमाम कारोबार झूठा था। अगर मैं इसको डिफेंड करना होता तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग हमारी डिफेंस है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ आके यहाँ कैसे, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं, ये तो उसके खिलाफ काम करते हैं पाकिस्तान में। और आपको भी पता है कि क्या क्या तमाशे हुए पाकिस्तान में पनामा के ड्रामे में। पहली बात बनती थी
कि ये यूके कोर्ट को और आर्बिट्रेटर को कहते ब्रॉड शीट के क्लेम के अगेंस्ट के, एक सेकंड, मियां नवाज शरीफ के दोनों जजमेंट्स में 3 केसेस थे पनामा में उनके खिलाफ। फ्लैगशिप तो वैसे ही इवन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का उसको खत्म कर दिया, कुट कर दिया, सबको बरी कर दिया ऑनरेबली। जो बाकी 2 केस थे उसमें दोनों केसेस में लिखा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। अगर करप्शन साबित नहीं हुई तो फिर कौन सी रिकवरी की बात कर रहे हैं आप? तो ये इन्होंने यहां, इनको तो सूट नहीं करता था कि ये कहे, ये हुकूमत कहे यहां आके। दूसरा, इनको ये कहना चाहिए था कि एक जो फैसला एवन फील्ड का है उस पे जो है वो जो सेंटेंस है जो उनको सजा हुई है नवाज शरीफ को, वो सस्पेंडेड है और वो केस सुना जा रहा है। एक्सेप्ट हो चुकी है ना ये अपील, जी जी, एक्सेप्ट तो अजीजिया की भी हो चुकी है। उनके मेडिकल यहाँ आने की वजह से वो अब वो कॉम्प्लिकेट हुआ है। ये दूसरी चीज थी जो इन्होंने उनको नहीं कही। ये अगर ये बताते कि जी दोनों जजमेंट जो उनके खिलाफ आई है, एक तो खत्म हो गई जजमेंट ही, यानी उसको खारिज कर दिया गया और ये बरी हो गए। 2 केसेस में लिखा हुआ है दोनों में कि जी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। इन्होंने यहां आके ये नहीं कहा। तीसरा जो है कि इन्होंने ये अरशद मलिक जो जज मरहूम थे उनकी वीडियो और उनकी कन्फेशन यहां नहीं कही हो गई है, तो सारा कुछ इनके खिलाफ जाता है। ये तो मेरी भर से सब कुछ किया गया, नैब उसमें पार्टनर थी, कुछ जज साहबान उसमें पार्टनर थे। तो वो बेचारा फौत होने से पहले वो अपने आप को डिस्चार्ज कर गए अपनी जिम्मेदारी और कौम को बता के कि जी ये मुझसे ये जबरदस्ती करवाया गया। अगर ये वो बात बताते तो वो तीसरा पॉइंट जो है इनके हक में जाता। चौथा पॉइंट जो था वो भाई आपने डिस्कवर जो करने हैं, जो कि छुपाए हुए असासे हैं, उसके ऊपर एग्रीमेंट किया है। जो मियां नवाज शरीफ के सेल्फ डिक्लेयर्ड असासे हैं या उनकी फैमिली के सेल्फ डिक्लेयर्ड असासे हैं, वो भी उन्होंने उसमें शामिल कर लिए क्योंकि जेडी रिपोर्ट में सारे लिस्ट हुए हैं। जब आप बेवकूफों वाली बातें करते हैं, दुश्मनी में करते हैं, सियासत की वजह से करते हैं, तो उसका अंजाम फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे ही होता है। तो अब आप देखें कि सर एंथनी एवंस की उस आर्बिट्रेशन की जजमेंट में भी यही है कि जी ये जो यानी इसमें कोई उन केसेस में कोई करप्शन जो है वो मियां नवाज शरीफ के या उनकी फैमिली के खिलाफ साबित नहीं हुई। ये उस जजमेंट में है। अब आपके सामने है कि हमने पाकिस्तान का कितना मुफाद हमें अजीज है और हमने रियासत पाकिस्तान को हमने दुनिया में बदनाम किया है, रुस्वा किया है और बहुत धचका लगा है रियासत पाकिस्तान का जो है इसकी क्रेडिबिलिटी को, इसकी गुडविल को। और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। रिकॉर्डिंग में क्या हुआ है, आपका न्यूयॉर्क और फ्रांस का होटल जो है वो उन्होंने अटैच करवा लिया है। आपके यानी वन आफ्टर द अदर बैड न्यूज है। जैसे आपने कहा कि आज उसके जिम्मेदार कौन है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। अपनी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको ग्राउंड कर दिया है। दूसरी जो बंद एयरलाइनें थी, पता नहीं उनके साथ क्या इनका मुखमुखा है, वो एयरलाइनें चल पड़ी हैं, वो पाकिस्तान आ रही हैं जो बंद हो रही थी। तो आप मुझे तो तकलीफ होती है जी ये सारी चीजें देखे कि इनको कोई परवाह नहीं है कि ये केस लड़ा ही नहीं गया। ये अपना, चूंकि इनका अपना किया धरा था सारा, इन्होंने बड़े दबे अल्फाज में ये कहना पड़ा कि जी ये $820 मिलियन जो है जेटी वाला फिगर, वो आप उसको छोड़ दें, ये तो 90 से 98% तो ये है ही नहीं है, या वो वर्चुअली सेल्फ डिक्लेयर्ड है, ये जो भी चीजें हैं। और ये तो सिर्फ है ही सिर्फ वर्चुअली 2 या 3% है। उनका मतलब ये था कि आप 16-17 मिलियन जो हमें 20% देना, 3-4 मिलियन लेके जान छोड़ें। लेकिन फिर इस तरह नहीं है ना। जब आप अपने खिलाफ पहले जेटी फ्रॉड के साथ बनाएंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे, उसका आपको कोई परवाह नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में, और फिर आप जेडी के बेसिस पे आप एक इलेक्टेड वज़ीरों को घर भेजेंगे, फिर आप एक मॉनिटरिंग जज लगाएंगे, फिर उस मॉनिटरिंग जज के जरिए आप केस चलवाएंगे, फिर उनको 2 केसेस में सजाएं दिलाएंगे। तो ये दूसरे मुल्क में वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई अपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों जजमेंट्स में लिखा हुआ है कि जी कोई उनके खिलाफ करप्शन, किकबैक, कमीशन साबित नहीं हुई। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है संदेला साहब। जो कुछ हुआ है ये बहुत तमाशा हुआ है पाकिस्तान के साथ,
और इस पे एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी मेस मैनेजमेंट है जिसमें आप बता रहे हैं और मुल्क के लेवल पे तारक फवाद मलिक साहब का नाम आ रहा है इसमें। ये साहब कौन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यही तो अफसोस है जी कि तारक फवाद मलिक साहब जो है वो जो अब जो तफसील सारी पब्लिक में आ चुकी है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर अनफोल्ड हुई हैं। अगर ये ब्रॉडशीट का मामला इस हद तक ना पहुंचता तो आपको शायद जिंदगी में मुझे या आपको कभी ये चीजें ना पता चलती। वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के दामाद हैं, एयर फोर्स में मुलाजिम थे। वहां से वो यानी चार्जेस उस पर लगे और उनको नौकरी से निकाला गया। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द सर्विस। उसके बाद वो ब्रॉडशीट के पाकिस्तान में नुमाइंदे बन जाते हैं और वो नैब में बैठते हैं। जरा अंदाजा करें, और एक तरफ कौन साइन कर रहा है, नैब चेयरमैन जनरल अमजद, और दूसरी तरफ कौन साइन कर रहा है ब्रॉडशीट के बेहात पे, ये जिसका नाम आपने लिया तारक मलिक। तारक फवाद मलिक। और जब ये सेटलमेंट होती है, जब ये 2008 में सेटलमेंट होती है, फिर तारक मलिक साहब एक्टिव हैं, वही इनको मिलवाते हैं, वही सेटलमेंट करवाते हैं, वही पैसे दिलवाते हैं। और उस वक्त उनके खिलाफ नैब में इन्वेस्टिगेशन 3-4 केसेस की हो रही होती हैं। यानी ये अपने जिनके ये है जहां मुखमका हो, जहां यानी अंदर खाते आप एक हों, तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। एक तरफ उनके खिलाफ इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन हो रही है 2008 में, दूसरी तरफ वो आपको सीडेट करके आपका सेटलमेंट करवा रहे हो, पैसे भी दिलवा देते हैं। 4.25 मिलियन, 1.5 मिलियन जेरी जेम्स को दिलवा दिया, और वो पता चला जी वो जिस कंपनी के साथ मुआहदा किया उसके साथ तो ब्रॉडशीट का मुआहदा नहीं, वो कोलोराडो की कंपनी मुआहदा हुआ है, आइल ऑफ मैन नाम एक ही है। तो ये कोई अजीब ही करेक्टर है। सुने आप ये 2008 से मुल्क से भागे हुए हैं और ये मिडल ईस्ट में शायद दुबई वगैरह में है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। तो ये आप अंदाजा करें कि किस तरह यानी डिक्टेटरशिप में कैसे फैसले होते हैं। यानी कोई किसी को परवाह नहीं है। एक आप यानी कोई आप सोचिए कॉमन सेंस, आप कभी ये फैसला करेंगे कि जी आप हम भी जो रिकवरी करेंगे 20% देंगे? ओ भाई आपने मुझसे क्या लेना है वापस? 18% वापस लेना है उनसे, कहीं और जगह पे जाके 2% उनको मिलना है। यानी इट वाज जस्ट, मैंने कहा नहीं, एक फंक्शनलेबल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था ये एग्रीमेंट जो है। अगर ये दुनिया में या यूके में आके इसकी फंक्शनैलिटी पे ये बहस इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने उसके लिए कोई हिम्मत नहीं की, कोई मेहनत नहीं की। और जैसे मैंने कहा, जो मैंने आपको 4 आर्गुमेंट्स बताए हैं, अगर ये 4 आर्गुमेंट्स ये देते और ये उसको ये यानी रिकॉर्ड लाते कि जी ये चीजें हैं, तो ये केस शायद यहाँ कभी पहुंचता ही ना। ये इतने बड़ा पाकिस्तान को करीबन जो 28.7 मिलियन डॉलर और फिर 30 मिलियन उसके और दूसरे जो अखराजात आ चुके हैं, और फिर ये जो 4.25 मिलियन इन्होंने सेटलमेंट के चक्कर में दे दिए, ये इतने बड़े नुकसान पाकिस्तान को ना होते। ये एक केस स्टडी है और इसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूं कि एक पूरा यानी एक्शन होना चाहिए, और इसको मंतकी अंजाम तक हमूदुर रहमान कमीशन की तरह ईस्ट पाकिस्तान फैसला कैसे हुआ था, ताकि आइंदा ऐसी काम ना हो। इसने साबित कर दिया है कि नैब बिल्कुल यानी अदारा जो है वो बिल्कुल यानी एक पॉलिटिकल अदारा बन चुका है, पार्टीजन है, और वो डिक्टेटर्स के कहने पे जो उसको हुक्म मिलता है वो करता है, और अपना उसका कोई लेग्स टू स्टैंड नहीं है। फिर वो जेआईटी में उसके बंदे बैठे होते हैं और वो एक झूठी खबर पे मोहर लगते हैं 26,000 सफे पे, और उसके बाद उस पर फैसले करवाते हैं। वहां जनाब अजमत शेख साहब और दूसरे जज बैठे होते हैं, और उसके बाद फिर उनको दो केस में 3 में से सजाएं दिलवाते हैं। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपकी दुनिया में इसी तरह जागसाई होगी, और इसी तरह आप जिलो ख्वार होंगे, और इस गरीब मुल्क के आप करीबन 59 मिलियन डॉलर्स आपने जो है वो पाकिस्तान को नुकसान करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के लिए रोटी खाना नामुमकिन हुआ और यहाँ मिलियंस दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें से दिन ब दिन जो है ना वो केस पे केस निकलते आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो ब्रॉडशीट है, सिलेक्टर और सिलेक्टेड दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई लॉ नहीं है जी, और महासवाए वो कि जो दुनिया से रुखसत हुआ, बाकी सबको कटारे में लाना चाहिए जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आप एक 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 जैसे मैंने कहा कि ये एक क्रेडिबल किस्म का एक कमीशन बनना चाहिए, जुडिशियल कमीशन,
और उसकी आप बाकायदा यानी ट्रांसपेरेंट टीओआर हो, ओपन हेयरिंग हो, उसमें तमाम लोगों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, जनरल अमजद से पूछा जाए कि आपने किस खुशी में ये साइन किया था। वो कहेंगे मुझे जनरल मुशर्रफ ने कहा था, अगर कहना होगा तो जनरल मुशर्रफ को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। आप इस फवाद को पूछा जाए कि क्या लिंक था उस इसके फादर इन लॉ का और उस वक्त नैब के जो अरबाब इख्तियार थे। हमने मुल्क के बिहाफ पे इतने बड़े एग्रीमेंट करते हैं जो कि एक बेवकूफ, एक छोटी से छोटी सोच और कारोबार रखने वाला भी ऐसा काम नहीं करेगा। यानी को सोच सकते हैं कि जी हम भी जो कलेक्ट करेंगे, हम भी जो रिकवर, उसको क्यों देंगे आप? और कंपनी 1 महीना पुरानी है, ये 100% मुखमुखा था उसमें। और पीछे वो अब जेम जेरी खुदकशी कर चुका है, आपने उसको $1.5 मिलियन भेज दिया और उसने एंजॉय करके खुदकशी कर लिया। एक मेजर जो सबूत जो बीच में है लिंक, वो तो जा चुका दुनिया से। तो आप सबको लाएं। अभी भी जो 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 लोग हैं जो इसको डील कर रहे थे पिछले 3 साल से, उनको भी लाए कटहरे में, उनसे भी बात करें कि जी आपने क्यों किया है। जो मैंने आपको 4 आर्गुमेंट दिया, उन्होंने वहां क्यों नहीं दिया ये? अगर ये 4 आर्गुमेंट देते तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला ना आता। ये कई साल लटका रहता अभी, जब तक वहां फैसले ना होते, फाइनली पाकिस्तान में अनडू ना होते और इनकी अपीलों की जो मियां साहब की पेंडिंग है उसके फैसले ना आते और अल्टीमेटली ये अब शुरू होते। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क नाम का बेड़ा गर्क करके रख दीजिए दुनिया में। सर अच्छा, अभी आपने जिक्र किया 2016 में ये पहला फैसला जब आया था इसका, उस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी बताया है, मैं दोबारा जरा करना, उस वक्त जुर्माने की रकम ये जो अभी पेड हुई है $29 मिलियन ही थी या वो कम थी? नहीं 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 नहीं, 2016 में जो आर्बिट्रेटर था सर एंथनी एवंस, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स यूके का, इंग्लैंड एंड वेल्स बल्कि जी, वो उन्होंने एक यानी उसको कहते हैं पार्शल अवार्ड। तो वो उसको अभी क्वांटिफाई होना था और वो बेसिकली ये था कि जी जो टर्मिनेशन है वो गलत हुई है। 2016 की ये पोजीशन थी। वो उस वक्त $29 मिलियन का कोई अवार्ड नहीं था। और जैसे मैंने अर्ज किया कि वो जो पार्शल अवार्ड था वो बीच में पनामा आ गया जो प्रोसीडिंग होती नहीं, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कितना है। अगर पनामा ना आता तो पनामा के सारे पेपर्स भी मेरे नजदीक, अच्छा ये जो अभी जो साहब हैं जो हर चैनल पे, हर ये अपना वीलॉग पे और हर जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स है इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब तो बाद में आए हैं। ये तो यानी एक इनका अपना एक बड़ा क्वेश्चनेबल है बैकग्राउंड। तो इन्होंने वो वर्चुअली एक लिक्विडेशन कंपनी में, वो यहाँ होता है कि जी आप वकला को कह देते हैं जी कि आप 70% आपका होगा या 80% आपका होगा। मुझे वो सुना है कि वो साहब कह रहा है कि जी मुझे तो $29.7-8 मिलियन मिलने। तो मैं तो बिल्कुल परेशान हूं कि वो, मैं जैसे आपको कह रहा था कि ये पनामा में जब जेडी की जो रिपोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बेस्ड ऑन द जेडी रिपोर्ट, जो फोटोकॉपीज के ऊपर जो एक यानी अजीब किस्म की जजमेंट है, और अल्लाह करे कि जुडिशरी किसी वक्त फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसको पनामा को सुने, सारा दोबारा देखे, अपने प्रेडिसेसर्स की गलतियों को रिकॉर्ड करे और उन फैसलों को जो गलत हुए उसको वापस ले और अपनी तारीख को और अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करें। बिल्कुल ठीक है। वरना अच्छा, इसी तरह होगा, वरना हमारे साथ इसी तरह होगा। संदेला साहब जब यहाँ देखे ना, वही नैब जो वहां मारती थी, और अभी भी इन्होंने सियासत की है। इन्होंने आके पूरी डिफेंस नहीं ली, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ना न्याजी की हुकूमत ने, ना नैब ने। इन्होंने यहाँ आके, मैं जो 4 पॉइंट आपको बताया, अगर ये होते, ये कभी फैसला ना आता, ये कभी आर्बिट्रेशन नहीं आ सकती थी। ये तो वहां लेट गए कि जी नहीं माफी दे दो, सिर्फ 2% करके दो तो कर लो। ये फिर भी इन्होंने जो हक है, जो आर्गुमेंट थे, उनको एक्सटेंड नहीं किया, वहां डिफेंड नहीं किया। $29 मिलियन जो है ना, ये पाकिस्तान के अगर नेशनल टीवीज को देखे तो जो टॉक शो है ना, उसमें जो मिनिस्टर हैं वो कहते ये सुनाई देते हैं कि ये पैसे तो ब्रॉडशीट के बनते थे, क्योंकि ये उनका हक है, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज साहब की जो इतनी दौलत ढूंढी है उसके बदले दिए गए हैं। तो ये जो $29 मिलियन है, क्या ये मियां साहब की जो दौलत ढूंढने के बदले दिए गए हैं? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
इनके सीनियर 3 लोग झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने की आदत है, इसमें मेजॉरिटी इस पार्टी में झूठ बोलने की ट्यून्ड है और हैबिचुअल हो चुकी है। ये किसी जगह पे ये नहीं है। ये 820 मिलियन डॉलर का जो फैक्ट किया गया है वो ब्रॉडशीट ने किया है और उसका बेसिस जो है वो जेएटी की रिपोर्ट है। उसमें किसी जगह पे अगर ये 820 मिलियन वो करते तो फिर यूके की आर्बिट्रेशन और फिर उसके ऊपर जो मोहर यूके हाई कोर्ट इंग्लैंड एंड वेल्स है वो फिर यानी 21.7 मिलियन प्लस इंटरेस्ट एंड डैमेजेस ना करते वो करते 820 मिलियन का 20%, यानी वो होता करीबन ऑलमोस्ट 160 मिलियन डॉलर। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ब्लेंड झूठ बोल रहे हैं। सीनियर 3 लोग इसमें झूठ बोल रहे हैं आगे रिपीटेडली अपनी खिफत को मिटाने के लिए। ये इन्होंने कैटेगोरिक आर्बिट्रेटर ने लिखा है